दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ होम लोन के बारे में, घर खरीदने के बारे में। अपना घर होना ये एक बहुत अच्छी बात होती है, एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। और ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, उसका नाम कह देते हैं के। ये दोस्त मुझे मिलने आया था और उसने मुझे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई। एक उसने इसी यही शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा कि एक गुड न्यूज़ है भाई, मैंने जो है एक घर ले लिया है, घर अपना हो गया। सो मैंने बड़ा ही क्यूरियस था मैं, तो मैंने पूछा कि ये घर कैसे लिया, क्या लिया, कुछ और बताओ, कई सालों बाद मिल रहे हैं तो अपनी सैलरी के बारे में मुझे बताओ। ये होम के ऊपर आपने लोन लिया होगा उसकी डिटेल दो, डाउन पेमेंट कैसे की। तो यार कुछ डिटेल्स बताओ, मैं भी हमेशा ये सोचते रहता हूँ कि घर खरीदा जाए या रेंट पर ही काम चलाए। तो ये जो डिबेट है कि घर आपको खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, ये एक पुराना डिबेट है, कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कोई नया डिस्कशन नहीं है, इस पे हज़ारों वीडियो बन चुके हैं। लेकिन ये एक असली केस स्टडी है, एक असली डिस्कशन हुआ मेरा एक अपने एक्स कलीग और फ्रेंड के साथ। और उसके ऊपर से जो मेरी लर्निंग्स है वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, और मैं मानता हूँ आप में से कई लोग जो है काफ़ी बेनिफिट करेंगे इस वीडियो से। सो मेरे साथ बने रहिए, और कमेंट्स पे तो हम बात करेंगे ही। चैनल को ऑफकोर्स आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो मेरे इस दोस्त ने एक घर खरीदा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये एक 1 BHK का घर है, मुंबई शहर में है, तो ऑफकोर्स थोड़े से रेट 1 BHK के भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, थाने में है एक्चुअली, बॉम्बे के पास। तो इसका जो घर है उसकी वैल्यू 65 लाख रुपीज़ है। और ये भाई की सैलरी जो है 48,000 रुपीज़ पर मंथ, मैंने इन हैंड सैलरी इनकी पूछी थी तो उन्होंने मुझे बताया। इस घर का डाउन पेमेंट जो है 25 लाख रुपया उन्होंने किया है। तो ये जो 25 लाख रुपए है उनके पेरेंट्स ने उन्हें दे दिया। तो ये बात हो गई कि घर अपना कैसे बुक किया उन्होंने, कितने का घर लिया, उनकी आमदनी क्या है, ये मुझे पता चल गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस घर पे हमारे मित्र ने जो है वो लोन लिया है। तो लोन अमाउंट कितना होता है, 65 का घर है, 25 का डाउन पेमेंट, तो 40 लाख का लोन है। उन्होंने बताया कि वो 26,000 रुपया EMI भरने वाले हैं। मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर्स में चेक किया तो ये लोन जो है 30 साल का है, इसीलिए इसका EMI 26,000 रुपये के आसपास है। आजकल इंटरेस्ट जो है होम लोन्स पे काफ़ी कम चल रहा है, तो उसका लाभ ऑफकोर्स इन्हें मिल रहा है। तो ये EMI भरने के बाद इनकी सैलरी जो है 22,000 रुपये इन हैंड बचती है। घर के इंटीरियर्स वगैरह पे कुछ खर्चा होगा, रजिस्ट्रेशन का, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो खर्चा मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट मान के चलिए घर है तो ये खर्चा थोड़ा बहुत और उनका होने वाला है। शायद पेरेंट्स के सपोर्ट से या अपने सेविंग्स में से वो खर्चा ये एडिशनल करेंगे। तो क्या ये एक अच्छा फिनेंशियल डिसीजन है इस घर को खरीदना? मैंने अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा थिंकिंग अलाउड किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। तो मैंने उन्हें पूछा कि रेंटल वैल्यू क्या है इस घर का। तो उन्होंने कहा कि 17,000 रुपये जो है मंथली रेंट पर यह घर मुझे मिल सकता है, या ऐसा घर मिल सकता है। ये बात इन्हें कोई गेस करने की वजह से नहीं पता है, ये बात उन्हें इसीलिए पता है क्योंकि जहाँ वो रहते हैं, राइट, ठीक उसी के ऊपर वाला, उसी बिल्डिंग में उन्होंने एक घर लिया है। तो इनके पास इस बिल्डिंग में अपने पेरेंट्स का ऑलरेडी एक 1 BHK घर है, उन्होंने एक एडिशनल मकान जो है ख़रीदा है। सो इन्हें पता है कि यहाँ पे रेंटल रेट क्या चलता है। तो 17,000 रुपये महीना जो है रेंटल रेट है, तो साल का 2,04,000 रुपये रेंट हो जाता है अगर आप इसी घर को रेंट करेंगे तो। अब ये चीज़ जानिए आप कि आप अगर घर को रेंट करते हैं तो जो सोसाइटी का मेंटेनेंस होता है वो मकान मालिक देता है। तो समझिए इस घर का मेंटेनेंस मिनिमम 1,000 रुपये तो महीने का होगा ही। जो आपको रेंट कर रहा है ये घर, उसे एक्चुअली 16,000 रुपये हाथ में मिलेगा, लेकिन अगर आप रेंट करते तो आप समझिए आपका कॉस्ट 17,000 रुपये था। और अब आपने ये घर खरीदा है तो आपको रेंट तो आप नहीं भरेंगे, लेकिन 1,000 रुपया सोसाइटी का मेंटेनेंस तो आप भरने ही वाले हैं। प्लस एक इलिक्विड एसेट में मैंने उसे कहा कि आपके 25 लाख रुपये फंस गए हैं परमानेंट, और महीने के 26,000 रुपये आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी इसमें अब जाने वाली है। ये मैंने उन्हें कहा कि यार ये थोड़ा सा तो यार आप सोचो, 26,000 रुपये आप महीने का इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, रेंटल वैल्यू ही 17,000 है। तो अगर रेंट पे ले लेते तो 25 लाख रुपये आपके पेरेंट्स के बच जाते जो आपने डाउन पेमेंट किए हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, पेरेंट्स को भी तो वो पैसे आप कभी रिटर्न देंगे। फिर देखिए, अब और थोड़े फैक्टर्स देखिए। ये जो 25 लाख रुपये बच जाते, उसको अगर आप इन्वेस्ट करते कहीं पर, अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करते, वैसे तो लोग कहते हैं इंडेक्स फंड में ही डाल दो तो
आपको एवरेज 12% साल का मिल जाएगा, तो आप 3 लाख रुपया साल का कमाते हैं। आप अगर 10% के हिसाब से अगर इस पर कमाई कर पाते तो 2.5 लाख रुपया साल का कमाते हैं। 8% के हिसाब से भी आप 2 लाख रुपए लगभग अपना पूरा रेंटल बिना अपना 25 लाख रुपया फंसाए और बिना अपनी आधी सैलरी दिए आप जो है अपना पूरा रेंटल भर सकते थे। आप अगर एफडी में भी रख देते हैं, आजकल 6% के लॉन्ग टर्म एफडीज फिर भी मिल जाते हैं, तो भी 1.5 लाख रुपए आ जाते थे इस 25 लाख रुपए के ऊपर, और ये लिक्विड रहता, पैसा आपके पास अवेलेबल रहता। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि जो 12% वाला रिटर्न है उसके लिए एम करना चाहिए और साल का 3 लाख रुपया रिटर्न निकालना चाहिए, तो फ्यूचर के जो रेंट इंक्रीज भी आपके है वो भी इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर से निकल जाएंगे और आपका ये 25 लाख का अमाउंट जो है वो भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। सो अगेन मैं सिर्फ डाउन पेमेंट के अगेंस्ट ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये याद रखिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउन पेमेंट के सामने ही रेंट निकल जाता, आप सोचो आगे जो पैसे देने हैं वो तो अलग ही बात है। सो इस घर खरीदने में डाउन साइड मेरे हिसाब से क्या है कि पैसा अटक गया 25 लाख रुपए, प्लस जो भी आप आगे डाल रहे हो आपका पैसा फंस गया है। अगर आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, कभी एक बैड पैच आ गया, हमने भी लास्ट ईयर देखा था, कोरोना अचानक से आ गया था, कई लोगों की नौकरी गई, कई लोगों की सैलरीज हाफ हो गई, घर का इंस्टॉलमेंट तो आता ही रहेगा, भले ही 6 महीना डिलेड भरना पड़े, भरना तो है ही, राइट। एंड वाई बाय इफ़ यू कैन रेंट अ सिमिलर अपार्टमेंट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, और आपको रिटर्न्स भी अपने पैसे पे अच्छे मिलते हैं। बेसिक मैथ देखिए, अगर आपको 65 लाख के घर पर 2,04,000 रेंट मिल रहा है, अगर आप घर ओनर हो तो आपके रेंटल वैल्यू ये है, मतलब साल का 3% कॉस्ट दे रहे हो आप इस घर का, इस घर में रहने के लिए। अब 3% तो एफडी रेट से भी बहुत कम है ना, आज आप देखिए एफडी के रिटर्न से भी कम है 3%। तो ये घर ओन करके आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, राइट। आप रेंट कीजिए और अपना पैसा लिक्विड रखिए, मैंने अपने दोस्त को बोला, तो वो भी अभी देखिए यंगस्टर है, उसने भी सोचा, पर फिर इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बनेंगे, राइट। जो मैं कह रहा हूँ इतने आसानी से तो कोई बात मान नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि भैया प्रॉपर्टी का प्राइस भी तो इंक्रीज़ होगा, 65 लाख का घर है कल जाके 1 करोड़ का हो जाएगा। तो चलिए इस थ्योरी को भी हम जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला तो क्या अगर प्रॉपर्टी का भाव बढ़ जाएगा तो क्या आप बेच देंगे और फिर कहाँ जाके रहेंगे? तो ये देखिए, ज़्यादातर प्रॉपर्टी अगर आपने अपने रहने के लिए ख़रीदे तो आप बेचने नहीं वाले हो, तो उसे जो है मैं स्टक एसेट या इलिक्विड एसेट कहता हूँ, बट वो ऐसा एसेट है जो आपके लिए पैसा कमाने नहीं वाला, या जिसमें जो बढ़त हो रही है उसका आपको लाभ नहीं मिलने वाला, वो पैसे आपके हाथ में नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक 30 साल का लोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो 30 साल तक के लिए आपको कुछ पैसे भरते रहने हैं। और ये सोचिए कि मेरे नेटवर्थ का क्या परसेंटेज मैंने अब इस प्रॉपर्टी में डाल दिया। अगर मेरे नेटवर्थ का जो मेरी पूरी वैल्यू है, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स, मेरे सारे पैसे, मेरे सारे ज्वेलरी, हर चीज़ का पूरा गणित अगर मैं लगा लूँ और उसका कितना परसेंटेज जो है मैंने इस प्रॉपर्टी में फंसा दिया है। मेरे इस दोस्त के लिए तो जवाब ये हो गया कि जो हाथ में थोड़े बहुत पैसे थे वो चले गए, पेरेंट्स से डाउन पेमेंट करके कर दिया, तो आधी सैलरी भी अगर हर महीने जा रही है तो बहुत बड़ा पोर्शन मेरे नेटवर्थ का, मेरे पूरे वैल्यू का, जो मेरे पास पूरा धन है, पूरा एसेट्स है मेरे पास, जितने भी मेरी वैल्यू है लाइफ में, उसका बहुत बड़ा पोर्शन इस घर में जा रहा है, वो भी लोन लेकर। तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि ऑफकोर्स प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो 65 लाख का जो प्रॉपर्टी है वो जो है 1 करोड़ का समझो हो गया 10 साल में, 20 साल में, या फिर 1.2 CR का हो गया, तो वो तो एक मुझे वैल्यू बन जाएगी ना मेरी लाइफ में। तो आप ये भी जानिए कि लोन का इंटरेस्ट भी होता है, जो आपने लोन लिया है 65 लाख का, जब तक आप उसको 26,000 सालाना 360 EMI भर के जब तक आप फ्री होंगे, आपने लगभग 1.2 से 1.3 CR इस घर के लिए भरा होगा। तो आप ऑलरेडी इस घर के लिए जो है 1.2 CR कमिट कर चुके हो वो लोन लेकर। तो ये भी जो मैथ है मुझे तो घर खरीदने के फेवर में लग नहीं रहा है। देखिए, आप ये घर लेके टेबल पे क्या छोड़ रहे हैं ये भी समझिए। आपके नेटवर्थ का पोर्शन जो है, आधी सैलरी जो है इसके स्टडी में, ऑफकोर्स वो सब तो ठीक है। अगर सैलरी का मैं मानता हूँ कि आधा हिस्सा नहीं भी जा रहा होता, नेटवर्थ का एक छोटा हिस्सा भी जा रहा होता, तो भी ये फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन नहीं है। आप 65 लाख रुपए का घर जो है, राइट, अगर आप सालाना 10% रिटर्न कमा सकते हैं इस पैसे पर, इस आपके कैपिटल पर, तो 10 साल में ही ये जो है 1.7 CR हो जाता है।
और अगर आप 8% रिटर्न कमाते हैं तो 10 साल में ही ये अमाउंट 1.4 CR हो जाता है। और अगर आप रेंटल मान लो कि आपका बढ़ता है, तो चलो आपका समझो रेंट जो है वो हर साल 7% से बढ़ता गया, कभी कम ज़्यादा भी हो। लास्ट 2 साल से मेरा रेंट तो नहीं बढ़ा है कोरोना की वजह से। सो रेंटल अगर बढ़ता भी रहा तो इसमें से आपका जो 10 साल का रेंट कॉस्ट है सिर्फ 28 से 30 लाख रुपए है। और जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपके रिटर्न्स में से 25 लाख के रिटर्न में से ही मैनेज हो जाता। तो मुझे जो है ये खरीदने का फिनेंशियल डिसीजन समझ नहीं रहा है। मैंने इसमें कई सारी चीज़ें जो है जोड़ी नहीं है, जो ये गणित है, जैसे कि आप ये जो रिटर्न कमाएंगे उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या कुछ और टैक्स लग सकते हैं, तो आपको इतना रिटर्न शायद हाथ में ना है। लेकिन उसके सामने एक और ये भी मैंने आपको बताया, सोसाइटी का मेंटेनेंस लग सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, वो कॉस्ट भी आपका बच रहा है। घर में कुछ मेंटेनेंस वगैरह कराना पड़ता, कुछ सिविल वर्क आ जाता, कुछ लीकेज आ जाता, वो भी हेडेक्स आपको नहीं आती है अगर आप घर ओन नहीं कर रहे हैं तो लगभग वो चीज़ें भी जो है थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है एक दूसरे से। तो लगभग ये चीज़ें भी एक दूसरे से थोड़ा सा बैलेंस हो जाती है। तो ये जो घर खरीदने का जो है हिसाब, किसी ज़माने में 10-20 साल पहले 90s में आप मानिए या 2000s में मानिए कि घर के दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब घर के दाम उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट बड़े शहरों में। तो शायद घर खरीदने से आपको वो फ़ायदा ना हो, और अगर आपके नेटवर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा फिर भी आप घर में डाल रहे हो तो यू बेटर हैव इमोशनल रीजंस फॉर इट। मेरे को फिनेंशियल लॉजिक नहीं दिख रहा। देखिए, एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लीजिए ये 65 लाख या ये 25 लाख और उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 10% कमाइए, 12% कमाइए। लेकिन फैक्ट है, हम में से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पुअर है। बैंक वाले आते हैं, कुछ कुछ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की स्कीम साथ में चिपकाते हैं, 10-15 साल के लिए हमारा पैसा लॉक कर देते हैं, और आप एक्चुअली हिसाब लगाओ तो स्कीम में आपको 4-5% ही साल का मिलता है, एफडी से भी कम देते हैं, और आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बैंक्स वाले बहुत कमीशन कमाते हैं इन चीज़ों पे, ये प्लान्स आपको बेच के। तो बैंक से आप अगर प्लान्स खरीदते हो, टर्म इंश्योरेंस या फिर ये जो भी यूलिप प्लान जिसे कहते हैं, और बैंक वाले के कहने पे आप पैसा कहीं भी डाल देते हो, उससे अच्छा आप प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि आप जो है अपना पैसा सही इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये भी है, इन्वेस्टमेंट करने में सबसे ज़्यादा लोग रीजंस क्या देते हैं कि बहुत लॉस हो जाता है या बहुत वॉलेटाइल है। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या होता है। या तो हम बहुत ग्रीडी हो जाते हैं कि मुझे एक ही साल में 20-30% जो है रिटर्न कमाना है, और क्विक रिटर्न के चक्कर में आप पैसे कमाने जाते हो, छोटे मोटे टिप्स वाले शेयर खरीद लेते हो और पैसे गंवा देते हो। अगर आप क्विक पैसा कमाने की कोशिश ना करें, सिंपल डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करे, एक या दो अच्छे म्यूचुअल फंड पकड़ ले, एक इंडेक्स फंड पकड़ ले, और उसी में बस एसआईपी करे, तो आप जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग कर लेंगे। आपको जो है यहाँ वहाँ ज़्यादा देखना नहीं होगा। इसके अलावा टैक्स सेविंग जो है वो भी मुझे लगता है हम थोड़ा सा पुअर करते हैं, उस पर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन ये मैं अपने दोस्त की कहानी के द्वारा आपसे एक बात शेयर करना चाहता था होम लोन के बारे में। इसके बारे में कमेंट्स हो, कुछ और गणित हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं भी आपसे सीखने के लिए उत्सुक हूँ। देखिए, गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जल्दी से मिलते नहीं हैं। मैं आपको कुछ चैनल्स बता देता हूँ यूट्यूब पर, जहाँ से आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। सारे वीडियोस मैं तो नहीं बनाऊँगा। एक अक्षत श्रीवास्तव साहब है, मैं चाहता हूँ आप उनके वीडियोस देखिए, इंग्लिश में है ज़्यादातर वीडियो। हमारे खुराना साहब है, उनके चैनल का लिंक देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वो देखिए। ट्रेडिंग वगैरह, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा समझना चाहते हो, ट्रेडिंग साइड, तो अपना ट्रेडर एक अच्छा चैनल है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, और भी चैनल्स जो है उनको रिसर्च करके आपके लिए लिंक करता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि किस प्रकार के वीडियोस मैं आपके लिए बना सकता हूँ। और कुछ और गणित हो होम लोन के बारे में तो वो भी कमेंट्स में लिखिए, मैं भी आपसे कुछ सीखने के लिए उत्सुक हूँ।